ये बैच क्यों नहीं दिखा रहा फर्स्ट? हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है सभी को ना? बहुत अच्छे। चलो, आज 2 क्लास है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे सही लग रहा। ठीक है, 5 बजे तक एक क्लास है और 5 बजे से उसके बाद चौथी क्लास है आप लोगों की। क्योंकि उसके पीछे का भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, मिक्सचर अपना हो गया था, प्रॉफिट लॉस हो गया था 21। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ऑल ओके, बहुत अच्छे। देखो, अब जब भी 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी ना, तो वो 2 पार्टों में हुआ करेगी। एक पार्ट 1 घंटे की, दूसरी पार्ट 1 घंटे की। इसका रीजन सिर्फ आप लोग हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशंस के वीडियोस को कंपेयर करते हैं किसी और टीचर से। सर, उन्होंने तो एलिगेशन में 10 क्लासेस में कंप्लीट कराया है, आपने एलिगेशन को 4 क्लास में खत्म कर दिया। चाहे उनकी जो वीडियो हो 45 मिनट की हो, हमारी वीडियो 2 घंटे की हो, बट आप टाइम नहीं देखते हैं, आप नंबर ऑफ वीडियोस देखते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हमने भी सोचा है चलो ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर 2 घंटे की क्लास होगी ना, तो हम भी उसको 2 पार्टों में कर दिया करेंगे। तो जैसे आज 2 घंटे की क्लास है, तो एक क्लास क्लास 2 के नाम से होगी, एक क्लास क्लास 3 के नाम से होगी, ताकि इससे आपको सुकून भी मिलेगा। हाँ यार, थोड़ा ज्यादा वीडियो हुआ है तो थोड़ा अच्छा फील होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ। और दूसरा कुछ ये भी होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रिटेंशन पावर, जैसे मान लो जो बाद में वीओडी देखते हैं, ठीक है, वीडियो बाद में देखते हैं, तो 2 घंटे की वीडियो तक वो लास्ट तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, 1 घंटे पे ही स्किप कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो पार्ट्स में होंगे ना, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी रिविजन करने के लिए, और हमारे लिए भी थोड़ा सही रहेगा कि हमारा थोड़ा वीडियो ज्यादा दिखेगा और आपके रिविजन में काफी मदद होगा। कि माइंड में ये रहेगा चलो 5 वीडियो है 1 घंटे की, तो इस तरीके से खत्म करना है। हाँ ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर मैंने कराया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कल तक क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवा दिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो रखा था शायद। ठीक है, एक बार कल के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवा दिया था, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको है 17, 18 और 19। ये 3 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है आपके सामने, क्वेश्चन को देखिए। इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 60 पर केजी बी मिक्स्ड विथ कॉस्टिंग 42 पर केजी सच दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 56 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। सिंपल सा क्वेश्चन कहा गया आपसे। ठीक है, कि भैया आप 60 रुपए वाले चीनी को या 60 रुपए वाले चीनी को 42 वाले चीनी के साथ कितना कितना क्वांटिटी मिला, कि अगर हम उनको 56 पर बेचें तो उसको फायदा हो 12% का। आप हमेशा एक बात जानते हैं कि एलिगेशन में हमेशा सेम तरह की क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है। कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ, प्रॉफिट का प्रॉफिट के साथ। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि यहां पर हमने सीपी लिखा है, यहां सीपी लिखा है और बीच में एसपी लिख दिया, क्योंकि आपका डेटा भी तो वही है। यहाँ 60 रुपए प्रति किलो, दूसरा 42, और ये जो है ये 56 है। ये 56 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि यहां पर 56 हम कैसे लिख सकते हैं? संभव है 56 लिखना? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो एग्जामिनर खुद हमें कह रहा है कि देखो तुम कॉस्ट प्राइस निकाल तो सकते हो, 56 रुपए प्रति किलो तुम बेच रहे हो और लाभ हो रहा है तुमको 12 का। तो अब दुनिया भी ये बात बता सकती है कि देखो भैया, ये जो 56 है ये कितने का मान है? ये 112 का मान है, हमें 100 का मान चाहिए।
ठीक है, तो 56 से इसको 2 बार में काटो, इसको 50 बार में काटो, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 50 आ गया। अब आप बोलोगे देखो मिक्सचर को मैंने एक दुकान से खरीदा, वहां से खरीदा 60 में, दूसरी वाली दुकान से खरीदा, वहां खरीदा 42 में, और दोनों को मिलाकर जो मेरा कॉस्ट प्राइस बना, एवरेज कॉस्ट प्राइस, वो था 50। ठीक है, दोनों को मिलाकर जो मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस था वो था 50। अब हम बता सकते हैं कि हमने किस किस रेशियो में जो है सामान को खरीदा है। ठीक है, तो 60 में से 50 गया तो कितना हो गया, 10, और 50 से 42 गया तो कितना हो गया, 8। ये किस रेशियो में हो गए, ये रेशियो में हो गया 4:5 इज द करेक्ट आंसर। 4:5 जो भी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कभी पर भी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ओवरऑल का दे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा किस में किया जाता है, कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस से ही किया जाता है, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य से किया जाता है, विक्रय मूल्य यहां नहीं लिख सकते हैं। क्या ये बात हर किसी को क्लियर है, बताइए। ठीक है, इज इट क्लियर, हर किसी को क्लियर है, बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर है। 50 कैसे होगा, बहुत अच्छे। सोनू, किसी वस्तु को 56 पर बेचते हो और 12 का लाभ होता है, तो ये जो 56 है ना, किसी वस्तु को 56 पर बेचोगे तो ये जो 56 है ये कितने का मान है, 100 जमा 12 का मान है या नहीं है, बताओ। ठीक है, कितने का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। 56 से 112 2 बार में कटेगा, 2 से ये 50 बार में कटेगा, तो कॉस्ट प्राइस 50 नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल टीयर 2 2019। सीजीएल टीयर 2 2019 का मेंस का क्वेश्चन है, आपको सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल देखिए, सेम तरह का सवाल है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का कितना नमक मिलाया जाता है कि मिश्रण 29.9 की दर से 15% लाभ पर बेचा गया हो। जो मिश्रण है उसको कितने पर बेचा है आपने, आपने मिश्रण को 29 रुपए 90 पैसे पर बेचा है, और जब मिश्रण को 29.90 पैसे पर आपने बेचा है तो आपको लाभ कितने का हुआ है, 15 का। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैंने मिश्रण को 29 पर बेचा है तो मैंने मिश्रण को खरीदा कितने पर होगा। एक मिश्रण का खरीद 28 रुपए, दूसरी वाली मिश्रण का खरीद 39.6 रुपए। ठीक है, सॉरी, पहली वाली मिश्रण का खरीद 28 रुपए, दूसरी वाली मिश्रण का खरीद 16 रुपए। दोनों का खरीद जो होगा वो कितना होगा, दोनों का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 29.6, यानी आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर 29.6 जो है ना वो कितने का मान है, 115 का मान है। 100 सर कॉस्ट प्राइस होता है, 15 लाभ, 115 का मान है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें 100 का मान चाहिए। समझ में आ रहा है। 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। 23 से काट लो यहाँ पर तो 23 से एक बार में कट गया आपको। ठीक है, और 66 आपको 23 66 हो गया ना। ठीक है, 29.9 है। अच्छा, ठीक है, 29.9 जो है वो कितने का मान है, वो जो है 115 का मान है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें 100 का मान चाहिए। 5 से काटेंगे 23 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। 23 से काटो, एक बार में 23 हो गया, और 23 से 3 बार में 1.3। 1.3 को करोगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 26 जो हो जाएगा वो आपका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 26, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, पहली दुकान से खरीदा 28 पे, दूसरी वाली दुकान से कितने पे खरीदा बताओ, 16 पे खरीदा। ठीक है, और ओवरऑल बेचा कितने में, 26 में। तो किस रेशियो में आएगा बताना, 28 में से 26 गया 2, और 26 से 16 गया 10। इनका रेशियो क्या होगा सामान खरीदने का, 5:1 हो जाएगा। कोई शक यहाँ पर, कोई शक यहाँ पर। अब सवाल को हम पढ़ते हैं कि हमसे पूछा क्या है, कितना केजी 28 किलो का आप मिक्स करेंगे। ठीक है, 39.6 केजी ऑफ साल्ट कॉस्टिंग इतना, मतलब ये जो एक है, ये जो एक है इसका मान सवाल में कितना दे रखा है बताओ, ये जो एक है इसका मान सवाल में कितना दे रखा है। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ साल्ट कॉस्टिंग 28 मस्ट बी मिक्स्ड विद 39.6 केजी ऑफ साल्ट कॉस्टिंग 16 पर केजी सो दैट द मिक्सचर। तो इसका जो मान है वो दे रखा है सवाल में 39.6 किलो। कितना मान दे रखा है, 39.6 किलो। बहुत अच्छे। प्रीति पूछ रही है सर 115 कैसे आया। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या, बताना जरा। कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, मतलब प्रॉफिट लॉस क्या करा है फिर इतने दिनों में, सीधा का सीधा क्या एलिगेशन देखने आ गए हो। कोई वस्तु अगर 29.9 रुपए पे बेची जाएगी और 15% का लाभ होगा तो वो कितने का मान होगा,
29.9 जो है वो 115 का मान होगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितने को गुना करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, 26 रुपए हमारा खरीद आ गया, ठीक है। कोई भी वस्तु को, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, किसी वस्तु को आप इतने रुपए में बेचते हो, इतने का लाभ होता है, क्रय मूल्य कितना होगा, कैसे पता करोगे कि अगर सेलिंग प्राइस आपका, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो है आपका 29.9 रुपीज, आपका प्रॉफिट जो है वो है 15%, आप सीपी कैसे बताओगे, बताना जरा। कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये जो 29.9 है, ये 15% लाभ के साथ ये 115% का मान है, हमें 100% का मान चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा 26 आ गया, हमने जब घटाया तो देखो इस एक का मान सवाल में 39.6 दे रखा है, हमसे पूछा ये 28 वाले का आपने कितना वजन लिया हुआ है, तो 28 वाले का जो वजन लिया है, वेट लिया है, वो कितना लिया है, 5 इंटू 29.6 हमने लिया हुआ है, ठीक है। 30 का 5 गुना कितना होता है, 30 का 5 गुना 150, 145, और 148 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, 148 ऑप्शन में नहीं होगा, करेक्ट कर लो, ठीक है। पहला ऑप्शन 148 है, दूसरा ऑप्शन 133 है, 135 है, 132 है, करेक्ट कर लीजिए। मतलब बताओ, जब अरिथमेटिक खत्म होने वाला है तब कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछता सर ये 115 कैसे आया। भाई साहब 1 महीने बाद पेपर है, ऐसे करके हवाबाजी में जाओगे ना पेपर देने, 2 साल तक पेपर नहीं निकलेगा और यहीं रोते रहोगे सर पेपर कैसे करें। थोड़ा घर से भी प्रैक्टिस करके आया करिए आप लोग। अच्छा हाँ 198 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। वन 198 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है आपसे कि एक स्टूडेंट है जो 10 पेंसिल खरीदता है और 8 पेन खरीदता है। पेंसिल कितना खरीदता है, 10, और पेन कितना खरीदता है, 8। कितने रुपए में खरीदता है, 150 रुपए में। वो पेंसिल को 4% के लाभ पर बेचता है और पेन को 7% के लाभ पर बेचता है। उसको पूरे पर जो फायदा होता है वो 9 रुपए का होता है, ओवरऑल से जो फायदा होता है वो 9 रुपए का होता है। आपसे कहा गया है कि हर पेंसिल और हर पेन का कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ करेक्ट कर लो, 5 इंटू 39.6 जो है, ठीक है, वो करेक्ट कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, एक स्टूडेंट 10 पेंसिल खरीदता है, 8 पेन खरीदता है, वो पेंसिल को 4% के लाभ पर बेचता है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ जैसे जैसे हमसे बोलता जाएगा, पेंसिल है तो पेंसिल लिखेंगे और पेन है तो पेन लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमसे कहा गया है, देखो जी, ये सवाल जो है ना, मैंने प्रॉफिट लॉस में कराया था, जब मैंने प्रॉफिट लॉस आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। और प्रॉफिट लॉस के क्लास नोट्स में जब आप देखेंगे तो ये सवाल मिलेगा। और तब भी हमने आपको कहा था कि जब हम एलिगेशन कराएंगे तो हम वहां पर दोबारा से रिवाइज करा देंगे। तो यही बात है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट पेंसिल खरीदता है, पेंसिल कितने में खरीदता है बताओ, 4% के लाभ पर। और जो पेन खरीदता है वो कितने पर खरीदता है, 7% के लाभ पर खरीदता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, एक स्टूडेंट ने, अच्छा पेंसिल कितनी खरीदी है, यहाँ पर उसने जो पेंसिल खरीदी है वो 10 खरीदी है, और जो पेन खरीदा है वो कितना खरीदा है, 8 खरीदा है, ठीक है। कितने में खरीदा है, ओवरऑल उसने 150 रुपए में सभी सामान खरीद लिए हैं, 150 रुपए में सभी सामान। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था तो इसको 3 मेथड से बताया था मैंने, ठीक है। एक आपका मेथड था लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन बनाकर करने का, दूसरा आपको रेशियो मेथड था, और तीसरा एलिगेशन था, ठीक है। तो एक व्यक्ति आपको पेंसिल को इतने के लाभ पर बेचे, पेन को इतने के लाभ पर बेचे, 10 पेंसिल खरीदा, 8 पेन खरीदा, उसको ओवरऑल जो फायदा होता है वो 9 रुपए का। आपको यहाँ प्रतिशत नहीं दे रखा है। अब एक बात बताइए, आपको छोटी सी बात यहाँ दी गई है कि आपको पूरा फायदा जो हुआ है वो 9 रुपए का हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट है, क्या यहाँ पर 9 रुपए लिखना उचित रहेगा बताइए, क्या यहाँ पर 9 रुपए लिखना उचित रहेगा, नहीं रहेगा ना। इस 9 के जगह पर हम क्या करेंगे, इस 9 के जगह पर जो है हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे कि कितना हमें फायदा हुआ। अब यहाँ पर देखो जो है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, साधारण सा बात है,
ठीक है, कि अगर इसका प्रॉफिट प्रतिशत पता करना है कि ये 9 जो है वो कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 9 के लिए प्रतिशत पता करना है, प्रॉफिट कितने का है 9 का, और पूरा जो क्रय मूल्य सीपी है कितने में बंदे ने खरीदा है, कितने में खरीदा है बताओ, सीपी में कितना खरीदा है 150 रुपए में, तो 150 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, और बट्टे 100, 9 रुपए का लाभ 150 के ऊपर, तो कितने का प्रतिशत हुआ, 0 से आपका 0 खत्म, 3 से आपका 3 खत्म, 3 से 5 खत्म, 5 से काटोगे 2 बार में, तो जो लाभ हुआ वो कितना परसेंट हुआ, 6%। तो यहाँ 9 रुपए आएगा या 6% आएगा बताइए, आपका आएगा 6%। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया प्रॉफिट परसेंट का कंपैरिजन जो होता है प्रॉफिट परसेंट के साथ ही होता है, प्रॉफिट परसेंट का जो कंपैरिजन होता है वो प्रॉफिट परसेंट के साथ ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ 10 और 8 बिल्कुल नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप प्रॉफिट और प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो जो रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है, जो रेशियो मिलता है वो आपको सीपी का मिलता है। 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, और 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ समझो, बड़ा ये मेंस लेवल का अच्छा सवाल पूछा जाता है आपसे परीक्षा में। क्या पूछा जाता है कि आपने कुछ पेंसिल्स खरीदे और आपने कुछ पेन खरीदा, कितने में खरीदा, 150 में खरीदा, आपने जब उनको बेचा तो पेंसिल पर आपको 8% का फायदा, इस तरीके से, तो पेंसिल का फायदा लिख देना है आपको, पेन का फायदा लिख देना है, पूरे पर कितना फायदा हुआ, ये किन चीजों का अनुपात देगा, ये आपको कॉस्ट प्राइस का अनुपात देगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि आप टोटल सामान कितने में खरीद कर लेकर आए हैं, 150 में, उस 150 को आपको किस रेशियो में बांटना है, 1 और 2 में बांटना है, ठीक है। वो जो 150 मान है वो 3 यूनिट का मान है, वो 3 यूनिट का मान है, तो ठीक है। अगर आप बोलोगे ये जो 150 है ये 1:2 यानी ये 3 का मान है, इसे 1 का मान निकालना है तो कितना होगा, 50 रुपए। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो हम पेंसिल खरीद कर लेकर आए हैं वो कितने का खरीद कर लेकर आए हैं, 50 रुपए का, ठीक है। और ये एक जो है ये कितने में खरीद कर लाए हैं, 100 रुपए का। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हमें अल्टीमेट क्या होता है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंट के रेशियो से सीपी मिलता है और सीपी के रेशियो से क्वांटिटी मिलती है। सवाल में ऑलरेडी क्वांटिटी दे रखा है तो क्वांटिटी का तो रेशियो निकलेगा ही नहीं, वो तो दे ही रखा है, निकलेगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब आप पूरा पेंसिल 50 में लेकर आए और पेन 100 रुपए में लेकर आए। अब आप मुझे खुद बताइए आप कितना पेंसिल लेकर आए हैं, आप 10 पेंसिल लेकर आए हैं, तो अगर आप एक पेंसिल का दाम जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने पेंसिल खरीदा कितने में है, 50 रुपए में, और कितनी पेंसिल्स खरीदी हैं, 10, ठीक है। तो 50 रुपए में 10 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5 रुपए, ठीक है। और बोला क्या है, पेन का भी, तो चलो पेन का भी देख लेते हैं। पेन पेन कितने में खरीदा है आपने, 100 रुपए में, और कितने पेन खरीदे हैं आपने, बताइए। आपने पेन जो खरीदे हैं वो आपने 8 पेन खरीदे हैं, ठीक है, तो 12.5 रुपए का जो होगा आपका एक पेन होगा। सवाल में पूछा गया है ईच पेंसिल एंड ईच पेन, तो 5 और 12.5 जो होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, कोई समस्या किसी को? ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा लेवल का, बिल्कुल। 10 पेंसिल 8 पेंसिल, ठीक है। ये सवाल सीधा का सीधा मेंस में आते हैं, ऐसे प्री में नहीं पूछा जाता है ये सवाल। और देखा है आपने, इस सवाल को तो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है, समझ रहे हो। अगर प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर उसके सही तरीके नहीं आते हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो मुझसे, कोई भी डाउट है सवाल में तो पूछो भाई। हाँ, रिपीट कर देते हैं, देखिए समझिएगा, ठीक है। सोनू कुमार गिरी, बच्चे अच्छे से देखिए, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखो एक बार। सवाल में आपको क्या क्या बोला है जरा एक बार है ना, देखो कोई भी सवाल जब टफ आता है ना, उसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं क्या होता है। कोई भी सवाल जब टफ आता है तो उसको 2 बार 3 बार पहले पढ़ो, एक एक लाइन को जब उसको पढ़ लोगे ना तो आप खुद सवाल को तोड़ना सीख जाओगे कि भैया इसको तोड़ते कैसे हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हर स्टूडेंट, यहाँ जितना स्टूडेंट वीडियो देख रहा है वो अपने आप पर उस केस को अज्यूम करे, ठीक है, अपने आप को उस कंडीशन पर आप अज्यूम करिए। एक तरीके से आप सोचिए यहाँ पर कि आप मार्केट जाते हैं, आप 10 पेंसिल लेकर आते हैं, 8 पेन लेकर आते हैं, ठीक है, 150 रुपए में लेकर आते हैं। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करते तो हम कैसे करते, बचपन वाली जो कहानी होती नहीं थी उसको भी करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि बचपन में हम इसको करते थे तो कैसे करते थे, क्योंकि अल्टीमेट तो सवाल हल करना है, मेथड चाहे कोई भी हो, ठीक है, समझेंगे मेरी बात को।
आप जो है बेसिक मेथड से सवाल को कैसे करते थे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलते थे सर हर पेंसिल का कीमत अगर x रुपया है तो 10 पेंसिल का कीमत कितना होगा, 10x होगा, ठीक है। और प्रत्येक पेन का कीमत अगर y रुपए है तो 8 पेन का कीमत कितना होगा, 8y होगा। इस तरीके से मार्केट से हम 150 रुपए में टोटल सामान लेकर आए, ठीक है। मान लो हर पेंसिल आपको 10 रुपए का होगा तो 10 इंटू 10 100 रुपए का पेंसिल लाए होगे, 50 रुपए का पेन लाए होगे, इस तरीके से 150 हुआ होगा। या 100 रुपए या 50 रुपए का पेन लाए होगे, 100 रुपए का पेंसिल, इस तरीके से कुछ भी करके, ठीक है। तो प्रत्येक पेंसिल का कीमत x मान लिया, प्रत्येक पेन का कीमत y मान लिया। इस तरीके से टोटल दाम कितना हो गया हमारा, 150 रुपए हो गया, ठीक है। आपसे कहा गया है कि आपने पेंसिल को 4% के प्रॉफिट पर बेचा है और पेन को आपने 7% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। अब आप जब इसको प्रॉफिट पर बेचोगे, मान लो ये कहानी बड़ी लंबी चली जाएगी, इस बात को समझना, ये कहानी बड़ी लंबी चली जाएगी आपको, ठीक है। इस तरीके से रेशियो लेकर चलना बहुत गंदा वाला फ्रैक्शन बनता है, ठीक है, बहुत गंदा वाला फ्रैक्शन बन जाएगा इसमें कि अगर आप पेंसिल को 4% के प्रॉफिट पर बेचते हो, ठीक है, तो फिर इसका 104% निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका आपको 107% निकालना पड़ेगा, फिर आपको 9 रुपए का फायदा होगा, यानी आप 159 में बेचोगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, आपने पेंसिल को 4% के लाभ पर बेचा तो आपको बोलना पड़ेगा 10x का कितना, 104/100, ठीक है। आपने पेन को कितने पर बेचा है, आप खुद बताओ, आपने पेन को बेचा है 7% पर, तो इसका 107/100, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, तो 150 का सामान था, 9 रुपए का लाभ था, वो 159 के बराबर है। फिर आपको इन दोनों में से किसी x को बैलेंस करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कहानी बहुत लंबी होती है। इस वजह से जो है हम बेसिक तरीके से नहीं करते, हमारा आंसर जो है बहुत गंदे तरीके से फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, जब भी एलिगेशन का कंसेप्ट कहां पर इस्तेमाल होता है, हम दो वस्तुओं को खरीदते हैं, एक को कुछ के लाभ पर खरीदेंगे, एक को कुछ के लाभ पर खरीदेंगे, दोनों पर इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, एलिगेशन लगाना है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 10 रुपए, दूसरे वस्तु की कीमत 12 रुपए, ओवरऑल हमने बेचा है 11 में, मान लो, तो एलिगेशन लगाना है। मतलब कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगता है। प्रॉफिट लॉस में कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो दो ही केस तो बताए थे कि प्रॉफिट लॉस में या तो आपको देखो यहाँ पर एक तो प्रॉफिट का लेंगे तो सीपी का रेशियो मिलेगा, और कॉस्ट का लेंगे तो क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। बस ये कहानी कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट प्रतिशत पता करना है, कैसे, बीच वाले सामान पे 9 रुपए का लाभ कमाया, ये 9 रुपए का लाभ है कितने के ऊपर, 150 के ऊपर, तो 9/150 इंटू 100, 6%, तो बीच में आ गया 6%। रेशियो जब हमने लिया तो यहां पर 7 में से 6 गया, आपको 1 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा। ये 1 और 2 के रेशियो में आ रहे हैं। ये 1 और 2 क्या है, सीपी का रेशियो है। 3 यूनिट का दाम 150 रुपए, 1 यूनिट का दाम 50 रुपए, यानी 50 रुपए का पेंसिल था टोटल, 100 रुपए का पेन था। एक पेंसिल का दाम कितना, एक पेन का दाम कितना निकाल दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा बड़ा प्यारा टाइप है देखते चलते हैं। एलिगेशन में बहुत सारे टाइप बनते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी टाइप बनेगा, प्रॉफिट लॉस का भी बनेगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी बनेगा। तो सारे टाइप जो है अपने को कवर करने हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप आता है आपका डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट की जगह बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की जगह अगर आप प्रॉफिट लिखेंगे, मैंने कल क्या बताया था आपको, आप लोग छोटी छोटी बातों पे इतना कंफ्यूज होते हो ना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा मैंने एक छोटा सा बात आपसे कहा था यहाँ पर कि हमारे पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस में कितनी चीजें हम पढ़ते हैं, 4 चीजें पढ़ते हैं कि या तो क्रय मूल्य होता है, नहीं तो सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है। ये 4 पॉइंट हम पढ़ते हैं पूरे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। इन 4 चीजों से ज्यादा तो और कुछ नहीं होता। डिस्काउंट वाला कंसेप्ट बाद में है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होता है, ठीक है, उसको कैसे लिखते हो, 10 रुपए प्रति किलो। कल की क्लास में नहीं थे, इस वजह से आज की क्लास में दिक्कत हो रही है। डेली रेगुलर क्लास लिया करो तो समझ में आएगा, नहीं तो हर क्लास में क्या होगा, पिछले क्लास के चलते 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है।
सेलिंग प्राइस 20 रुपए प्रति किलो और प्रॉफिट जो है, मान लो आप क्या बोलते हो कि मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ। कहने का मतलब मान लो हमारा, चलो यहाँ पर है हमारे अभिषेक जी हैं, अभिषेक सामान खरीदने जाते हैं, तो सामान खरीदने जाएंगे तो वो किस रेट से सामान को खरीदेंगे? आलू मान लो खरीदने गए तो आलू का रेट है 10 रुपया प्रति किलो, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि भैया पेपर ऊपर टाइम पे हो नहीं रहा है, तो चलो आलू बेचने का काम शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने 20 रुपए प्रति किलो में बेच दिया। उनको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। और लाभ प्रतिशत में पूछे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो बताएंगे प्रॉफिट का परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। एलिगेशन हमारा हमेशा एक ही बात कहता है कि हम एलिगेशन उन चीजों में लगाते हैं जो किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं, जो किसी के तुलना में होते हैं, जिनकी तुलना की जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस जो है ना, ये जो रुपया है ये किसके तुलना में है? ये केजी के तुलना में है, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये केजी के तुलना में है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रुपया है, इसका किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। और प्रॉफिट परसेंट जो है वो है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा एलिगेशन उनके में लगता है जिसके में कोई रेशियो हो, मतलब हम सीपी 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 का रेशियो ले सकते हैं, इसका एलिगेशन बना सकते हैं। और जब इसका एलिगेशन बनाएंगे तो नीचे क्या आएगा? तो नीचे जो यहाँ नीचे दिया होगा वही नीचे आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस का क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सेलिंग प्राइस अलग अलग वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस आज 10 रुपए भी हो सकती है, कल 20 रुपए भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है। तो जो मान स्टेबल नहीं है वो हम वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पर, इस बात को समझिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या प्रॉफिट या लॉस में एलिगेशन लगा सकते हैं? कि अगर प्रॉफिट की वैल्यू से या लॉस की वैल्यू से एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये रुपया है, ये किसी के तुलना में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 10 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो, ऐसा कुछ तुलना में नहीं है, तो प्रॉफिट या लॉस में एलिगेशन लग ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में एलिगेशन लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट अपॉन सीपी है, ठीक है। ये प्रॉफिट अपॉन सीपी है, प्रॉफिट जो है, ठीक है, मिल रहा है, लेकिन किसकी तुलना में? सीपी की तुलना में। तो जब प्रॉफिट परसेंट का सीपी रेशियो लगेगा, तो किन चीज का रेशियो देगा? वो सीपी 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 का रेशियो देगा, ठीक है। सर फास्ट पढ़ाइए, नहीं तो सिलेबस टीयर 2 के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट में हम कैसे लगाते हैं, एक बात बताइए। अगर हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो सेम तरीके से नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होता है डिस्काउंट, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो एक वर्ड आप पढ़ते हैं डिस्काउंट होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड आप पढ़ते हैं मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस होता है। तीसरा वर्ड आप पढ़ते हैं डिस्काउंट परसेंटेज होता है। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब किसका? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहां पर जब अगर आप मान लो, यहां पर जब अगर आप मान लो, जब आप डिस्काउंट परसेंट में, इन दोनों केसेस का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट सेम प्रॉफिट की तरह हो गया, तो उस पर एलिगेशन नहीं लगेगा। जब इन दोनों केसेस में अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज पर देखोगे एलिगेशन, तो जब आप डिस्काउंट के परसेंट पर एलिगेशन लगाओगे, यानी यहां पर एक वस्तु का डिस्काउंट लिखोगे, दूसरे वस्तु का डिस्काउंट यहां लिखोगे, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज यहां लिखोगे, 3 डिस्काउंट, D1%, D2% और ये ओवरऑल D%। तो डिस्काउंट के परसेंटेज से क्या मिलेगा माय डियर? तो उससे आपको एमपी का रेशियो मिलेगा। उससे आपको क्या मिलेगा? एमपी का रेशियो मिलेगा आपको, मार्केट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड मार्केट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। इस तरीके से हमें, ठीक है, रेशियो मिलेगा। तो किसका? मार्केट प्राइस का। वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले का डिस्काउंट परसेंट, दूसरे का डिस्काउंट परसेंट, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट रेशियो किसका देगा? मार्केट प्राइस का रेशियो देगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल पहला देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, हमसे कहा गया है कि एक सेलर जो है, एक विक्रेता जो है, 2 तरह के वॉचेस बेचता है, 2 तरह की घड़ी बेचता है। पहले को 8% पर बेचता है, दूसरे को 15% के बेचता है, ठीक है। समझ रहे हो? टोटल मार्केट प्राइस दोनों आइटम का 2100 रुपए है। टोटल मार्केट प्राइस दोनों आइटम का 2100 रुपए है। आपसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ आइटम अगर टोटल डिस्काउंट 12% है तो। अगर टोटल डिस्काउंट 12% है तो सेम प्रॉफिट परसेंट की तरह है, डिस्काउंट में कुछ भी नया नहीं होता। अगर आप डिस्काउंट वर्ड को हटाकर वहां प्रॉफिट लगा देंगे तो ये प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्काउंट वर्ड को हटाकर वहां पर अगर आप प्रॉफिट वर्ड जोड़ देंगे, बस डिस्काउंट को हटाओ और प्रॉफिट लगाओ, तो सेम आपका एलिगेशन से सेम मेथड हो जाएगा। पहले वाले को कितने पर डिस्काउंट दिया? 8% का डिस्काउंट। दूसरे वाले को कितने को दिया? 15% का डिस्काउंट। ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 12% का। कोई दिक्कत की बात
15 से 12 गया 3, 12 से 8 गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट से हमें क्या मिलता है, एमपी का रेशियो मिलता है, मार्केट प्राइस का रेशियो मिलता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, जैसे वहां पर प्रॉफिट परसेंट से सीपी का रेशियो मिलता है, यहाँ डिस्काउंट से एमपी का रेशियो मिलता है। 3 और 4 7 यूनिट, यही 7 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, यही 7 यूनिट का मान सवाल में 2100 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो 7 यूनिट है इसका मान कितना है, 2100 है, प्रत्येक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टोटल मार्केट प्राइस देकर डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ आइटम, इन दोनों के बीच का अंतर, 3 यूनिट और 4 यूनिट का अंतर कितना है 1, और एक का मान कितना आ गया 300, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज देखा कि मेंस में एक जगह पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वर्ड डाल कर दिया है, और दूसरी बार अगले ही मेंस में उसी तारीख में नेक्स्ट शिफ्ट में, जैसे 11 को हुआ था फिर ये 12 को पेपर था, ठीक है, तो फिर 12 को आपको क्या दे दिया, वहां पर डिस्काउंट वर्ड दे दिया। तो हमें ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट सीपी का रेशियो, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट परसेंट एमपी का रेशियो, 7 का मान 700, 1 का मान 100, काम खत्म। ठीक है, 7 का मान 2100, 1 का मान 300, काम खत्म। तो डिस्काउंट में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां वर्ड डिस्काउंट देगा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट से, क्योंकि डिस्काउंट जैसे एमपी पर मिलता है वैसे ही प्रॉफिट सीपी पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें जितने सवाल आप लोगों ने प्रॉफिट पर देखा होगा उसी तरीके के सवाल सेम जो है वर्ड हटाकर डिस्काउंट डाल दिया जाएगा तो वो डिस्काउंट पर बन जाएंगे। तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एलिगेशन में जो अगला टाइप आता है वो होता है साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। जैसे साधारण ब्याज के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप किससे कर सकते हो, आप एलिगेशन लगाकर हल कर सकते हो। साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या रेट लगता है, क्या तरीका होता है, उस बात को समझेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक ब्याज है, और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है बताओ, ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। जैसे अगर बात करोगे आप कि भैया हमको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो ब्याज आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, 2 रुपया टका, 3 रुपया टका, 5 रुपया टका, 10 रुपया टका, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो। कोई भी साहूकार के पास जाओगे, भैया क्या दर है तुम्हारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बोलता 2 रुपया टका। कहने का मतलब क्या है कि वो 2 रुपए चार्ज करता है आपको कितने पर, 100 रुपए पर। वो 2 रुपया चार्ज करता है कितने पर, 100 रुपए पर। यानी प्रत्येक 100 रुपए पर, प्रत्येक 100 रुपए पर वो कितना टाइप करेगा, प्रत्येक 100 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज लेगा, हर 100 रुपए पर वो 2 रुपए का ब्याज लेगा। ठीक है, यानी ये जो 2 है ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो 2 है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 2 रुपए आप कह रहे हो ना, ये 2 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो साधारण ब्याज में हम कंपैरिजन जो करते हैं, ठीक है सर, तो साधारण ब्याज में जो कंपैरिजन करते हैं वो किसका करते हैं, वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन होता है कि भैया तुम एक दुकानदार से पैसा लेकर आए तो उसका रेट क्या था, दूसरे से लेकर आए तो उसका रेट क्या था। ठीक है, और ओवरऑल जो आपने बेचा या ओवरऑल जो अगर आप दोनों पर देखेंगे तो उसका रेट क्या था। क्लियर हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति से अगर, ठीक है, किसी व्यक्ति से मान लो 10% के रेट से लेकर आते हैं, किसी व्यक्ति से 20% से लेकर आते हैं, ठीक है, और किसी व्यक्ति से मान लो यहां पर जब हम ओवरऑल देखेंगे तो पता चलेगा 12% या 13% से लेकर आए होंगे। तो इस तरीके से अब ये जो रेशियो देगा खुद बताओ, आप खुद सोचो, यहां पर ब्याज लगाते हो 2 रुपया पर टका पे, ठीक है, 2 रुपया टका, तो ये जो टका है वो क्या है, ये जो टका है वो क्या है, इसका कहने का मतलब कि 2 रुपए आप चार्ज कर रहे हैं 100 रुपए पर। यानी जब हम रेट और रेट का हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पर। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिए, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एक सिंपल सा देता हूं तो आपको ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, चिंता ना करें। चलिए
इस क्वेश्चन को बनाइए, सीपीओ का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,200 रुपए की एक राशि को 3 वर्षों के लिए, ठीक है, उधार पर लिया गया है। मान लो कुछ रेट से लिया गया होगा 8% प्रति वर्ष और शेष को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। यदि कुल ब्याज 2,124 है तो 6% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई थी, ठीक है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर बताइए। चलिए पहले आप लोगों से आंसर चाहते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। आपसे कहा गया है कि 10,200 रुपए को आपने 2 पार्टों में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे खुद बताओ आपने पहले पार्ट को इन्वेस्ट किया है वो कितने में किया है, 8% पर किया है, ठीक है। इस सवाल को बताने के पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। चलिए एक आपसे क्वेश्चन सिंपल बेसिक सा हम आपसे पूछते हैं। ये हमारा राम है, ठीक है, ये हमारा राम है, ठीक। राम ने, ठीक है, राम ने अपने 2 बेटों को पैसे दिए, ठीक है, राम ने अपने 2 बेटों को पैसा दिया। एक बेटा इसका मुन्ना था और दूसरा बेटा मान लो इसका, ठीक है, छोटू था। एक मुन्ना था और एक छोटू था। मुन्ना को जो पैसा दिया वो किस आपको मुन्ना को जो पैसा दिया वो दिया 5% के दर से, ठीक है, और छोटू को जो पैसा दिया वो 3% के दर से दिया। या मान लो ऐसे 5% के दर से और छोटू को जो पैसा दिया वो 3% दिया। मुन्ना को जो पैसा दिया वो 5% के दर से दिया, छोटू को जो पैसा दिया वो 15% के दर से दिया। अगर आपसे ये कहा जाता है कि दोनों पे जब वो पैसा 1 सालों के बाद देखता है कि 1 सालों के बाद उसे कितने पैसे आए, तो उसने प्राप्त किया कि भैया उसको 14% पैसा मिला, ठीक है, दोनों से 14% पैसा मिला। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि मुन्ना और छोटू को जो पैसे दिए गए थे वो किस अनुपात में थे, तो बताइए यहाँ पर किस रेशियो में थे। सिंपल सा क्वेश्चन। मुन्ना को 5% के दर से, छोटू को 15% के दर से, तो उनको जो पैसा दिया गया वो किस रेशियो में दिया गया, बताओ। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो मुन्ना 5% का, यानी ये क्या हो गया आपका रेट हो गया। छोटू को 15% के रेट से, यानी ये क्या हो गया, ये रेट हो गया। और ये 14% के दर से, यानी ये भी क्या हो गया, रेट हो गया, ठीक है। 15 में से 14 गया कितना हो जाएगा 1, और 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9। यानी आप ये बोलोगे कि सर उनको जो पैसा दिया गया है वो 1:9 में दिया गया है। जो उनको पैसा दिया गया, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे नए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उनको जो पैसा दिया गया वो 1:9 में दिया गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कि मुन्ना को अगर 1 रुपया दिया जाता है तो छोटू को कितनी आ जाती, 9 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है? 1:9, बिल्कुल, ठीक है। तो हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि रेट को रेट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको प्रिंसिपल मिलेगा। अब कुछ सवालों में क्या होता है कि एग्जामिनर ये बात जानता है कि आपको आता है लिगेशन लगाने, तो वो किन किन पॉइंट्स को टफ करने की कोशिश करता है, समझना मेरी बात को। वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। कल के दिन वो यहाँ क्या करेगा, आपको ब्याज दे देगा। जैसे अब पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, प्रॉफिट परसेंट, लेकिन यहाँ 9 रुपए का लाभ। याद आ रहा है ना पिछला वाला क्वेश्चन, जहां पेंसिल को इतने % लाभ पर, इसको इतने % लाभ पर, और यहाँ 9 रुपए का लाभ। तो उस केस में आपने क्या किया था, उस केस में आपने यहाँ लाभ बताया था, ठीक है, कि भैया लाभ जो है वो कितना होगा, ठीक है, प्रतिशत में कितना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आने वाले समय में आपको ये रेट नहीं दिया जाएगा, आपको जो है ये दे दिया जाएगा कि आपने ब्याज जो कमाया वो कितना कमाया, ठीक है, जो आपने ब्याज कमाया वो कितना कमाया, ठीक है, ब्याज जो कमाया वो कितना कमाया। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारा मुन्ना है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखो आप, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको पता करना होगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% रेट है, 20% रेट है, 25% रेट है, जो रेट है वो कितना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ये सवाल काफी अच्छा है। देखिए आप यहाँ पर कि हरीश के पास 40,000 रुपए हैं, उसने इसे 2 बैंकों में जमा कर दिए। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 9.5% प्रति वर्ष है, दूसरे बैंक का 5.5% प्रति वर्ष है। यदि 1 वर्ष के अंत में हरीश को 3200 रुपए मिलते हैं तो दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर क्या होगा। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको ये कहा कि एक बैंक में इस रेट से पैसा जमा, दूसरे बैंक में इस रेट से पैसा जमा, या मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो आपको नहीं देगा कि ओवरऑल आपका ब्याज कितना बना है, कितना % है, वो नहीं देगा। वो बोलेगा इतने का ब्याज बना, इतने का ब्याज बना या इतने का बना। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे,
ठीक है, आपको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आओगे तभी तो कंपैरिजन करोगे। तो आप देखो कैसे बनाओगे सवाल को। आप बोलोगे देखो पहले वाले बैंक में हमने जो पहला वाला बैंक था उसमें क्या रेट रहा मेरा, पहले वाले बैंक में 9.5% का रेट रहा। दूसरे वाले बैंक में, ठीक है, पहले वाले में जो रेट रहा वो 9.5% रहा। दूसरा वाला जो बैंक है उसमें रेट कितना रहा, 5.5% का रहा। ठीक है, और यहां पर जो ब्याज है बोला गया ना, ठीक है, ही डिपोजिटेड इन टू बैंक, इंटरेस्ट जो है पहले पर 9.5%, दूसरे पर 5.5%, पहले का इंटरेस्ट इतना, दूसरे का इतना, और साल के अंत में कितने रुपए मिले हैं, साल के अंत में 3200 रुपए मिले हैं। ठीक है, साल के अंत में कितने रुपए मिले हैं, 3200 रुपए मिले हैं। ये बात क्लियर है। अब क्या 3200 को हम कंपेयर कर सकते हैं 5.5% से, या 3200 को 9.5 से? किसी से कंपेयर किया जा सकता है? किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? ये प्रतिशत में है और ये रुपए में है। तो उस केस में आप खुद बताइए कि एसआई परसेंटेज निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, आप रेट परसेंटेज निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, बताइए। रेट निकालेंगे कि ये रेट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो कुछ नहीं करना, बस आप ये बताओ ये जो 3200 है ये क्या है, ये ब्याज है, ये 3200 क्या है, ब्याज है, और ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो ये प्रिंसिपल का 4000% है। अगर आप एसआई को परसेंटेज की बात करोगे तो ये 3200 कितने सालों का मान है, 1 सालों का। ये 3200 जो है ये 40,000 का कितना परसेंट है, पता करने के लिए इसको 40,000 से भाग करेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 से 8 बार में खत्म। आप बोलेंगे सर ये कितने, ये 3200 जो है, ठीक है, हरीश हैविंग इतना डिपॉजिटेड इन 2 बैंक, ठीक है, कितने परसेंट का मान आ गया हमारे पास, 8% का मान आ गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8%। अब देखिए कंपेयर करिए, 9.5 में से 8 गया तो कितना हो गया, 1.5%। 8 में से 5.5 गया कितना हो गया, 2.5%। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो देखेंगे, 1.5 और 2.5 का रेशियो देखेंगे अगर आप, ठीक है, ये क्या है, ये 2.5 है, और ये रेशियो में क्या है, 1.5 है। 5 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो 3 बार में। यानी जो पैसे हैं वो किस रेशियो में जमा किए होंगे, जो पैसे हैं वो 5 और 3 के रेशियो में जमा किए होंगे। क्लियर है कि नहीं है, 5 और 3 के रेशियो में जमा किया होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर टोटल हरीश ने 40,000 रुपए जमा किए हैं और उसका 5 पार्ट इस बैंक में जमा है और 3 पार्ट इस बैंक में जमा है, तो जो भी 40,000 रुपए है वो कितने पार्ट का मान है, तो 5 और 3 वो 8 पार्ट का मान है। हमें कितने पार्ट का मान निकालना, हमें से कहा गया डिफरेंस ऑफ द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, इसमें 5 जमा किया, इसमें 3 जमा किया, तो जो अंतर है वो कितने का है, वो अंतर है 2 का। 2 से 4 बार में कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ठीक है, 7, 7.5, 7.5। तो क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, बताइए। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, बहुत मतलब यहाँ दीमक लग रखे हैं रूम में, ठीक है, काफी दिनों से, तो उसी की पेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। पेस्टिंग का मतलब वो पेस्ट वाले आए हुए हैं ना, तो उसी के चलते थोड़ा डिस्टरबेंस मुझे भी हो रहा है। तब से मेरे नाक में मतलब वो इतना ज्यादा वो केमिकल जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सर मेरा घूम रहा है। पूरे रूम में भी पेस्टिंग चल रही है। अभी जस्ट कैमरे के नीचे से वो आए हैं, यहाँ पेस्टिंग करके गए हैं, तो पूरा वो सर पे चढ़ता है ना जो होता है केमिकल पूरा, ठीक है, समझिए। तो हमें हमेशा क्या करना है, 9.5%, 5.5%, और बीच वाले का क्या निकालना है, ओवरऑल कितना परसेंट है, ओवरऑल कितना परसेंट है, तो 8%। और उस 8% को, एक और बात, ये जो आप निकाल रहे हैं ये 8% का, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर आपने कैसे निकाल दिया। तो देखो, निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है, आपको पता है ना रेट का फॉर्मूला, कि रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। बोलो हाँ या ना, पता है कि नहीं पता है। मैं बोल रहा हूं यहाँ 9.5 का दर है, यहाँ 8.5 का दर है, बीच में कितना होना चाहिए, तो बीच वाले का रेट बराबर, रेट का फॉर्मूला एसआई अपॉन पी इंटू 100 अपॉन टाइम। ब्याज कितने का मिला, ब्याज 3200 का मिला। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 4000 है, ठीक है, 40,000 है, और 100, और समय कितना है, समय 1 साल है। बस 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 8 खत्म, 8% रेट आ गया, 8% लगा दिया। आने वाले हर सवाल में ऐसे ही करेंगे, आने वाले हर सवाल में पहला पार्ट का रेट, दूसरे पार्ट का रेट, बीच में कितना रेट आया, ये रेशियो देगा हमें प्रिंसिपल का, और उस प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 बज चुकी है। एक और क्लास आप लोगों की इवेंट अभी दिख रही होगी, ठीक है, क्लास 3 के नाम से, तो आप उस पर लाइव आ जाइए। ये क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास 3 के नाम से एक इवेंट दिख रहा होगा, आप उस पर लाइव आ जाइए, तुरंत के तुरंत लाइव आ जाइए, चलिए, ठीक है।